हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन पायरोल एंड फ्यूरेन, ये दो कंपाउंड्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक तो थायोफीन कंपाउंड बचा है जिसका सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस जो है वो हमें डिस्कस करने। एंड दूसरा एक और टॉपिक है हमारे पास, रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन। तो एक तो कंप्लीट थायोफीन की सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा जो पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन है, इनकी रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिट के नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर थायोफीन जो है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। थायोफीन जो है ये एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हेट्रो एटम जो प्रेजेंट होता है वो होता है सल्फर। ठीक है, इसके जो दूसरे नाम होते हैं या फिर ये कहें इसके जो सिनोनिम होते हैं वो होता है थायोल एंड थायोफ्यूरेन। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H4S। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो थायोफीन है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 5 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे थायोफीन के सिंथेसिस के। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन से थायोफीन किस तरीके से बनता है, जब एसिटाइलिन एंड H2S को एल्यूमिना के ऊपर से पास करा जाता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो उससे फाइनली हमें थायोफीन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स है एसिटाइलिन के, ये H2S के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हीटिंग हो रही है वो भी 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है। एंड इनको एल्यूमिना मतलब Al2O3 के ऊपर से हम लोग पास कर रहे हैं, तो उससे फाइनली थायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। नाउ सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस आता है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। तो सोडियम सक्सीनेट से किस तरीके से थायोफीन बनेगा, जब सोडियम सक्सीनेट का डिस्टिलेशन करा जाता है फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ में, तो उससे फाइनली थायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो सोडियम सक्सीनेट क्या होता है, COONA CH2CH2COONA। ठीक है, जब इसका डिस्टिलेशन करा जाता है फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड मतलब P2S3 के साथ में, तो उससे फाइनली थायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। थर्ड मेथड ऑफ सिंथेसिस इज फ्रॉम एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन को जब सल्फर के साथ में हीट करा जाता है 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो उससे फाइनली थायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, तो एन ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3। जब इसे हीट करा जाता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर के साथ में 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो फाइनली थायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। तो फ्यूरोइक एसिड से जो थायोफीन है उसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, तो जब फ्यूरोइक एसिड जो है इसका डिस्टिलेशन करा जाता है बैरियम सल्फाइड के साथ में, तो फाइनली थायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो फ्यूरोइक एसिड होता है फ्यूरेन के साथ में COOH जुड़ा हुआ है, जब इसका डिस्टिलेशन करते हैं बैरियम सल्फाइड मतलब BAS के साथ में, तो उससे थायोफीन का सिंथेसिस होता है, साथ में BaCO3 जो है उसका भी फॉर्मेशन होता है। लास्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस आता है पाल-नूर सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जब एसीटोनिल एसीटोन जो है इसे हीट करा जाता है फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ में, तो उससे थायोफीन के डेरिवेटिव्स जो है उसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एसीटोनिल एसीटोन जो है वो है हेक्सेन 2,5 डाइओन। ठीक है, इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, CH3 CO CH2 CH2 CO CH3। ठीक है, ये हेक्सेन 2,5 डाइओन जब इसे हीट करते हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ में P2S5 के साथ में, तो उससे डेरिवेटिव्स जो है थायोफीन के वो बनते हैं। ये क्या हो गया, ये है 2,5 डाई मिथाइल थायोफीन। इसके अंदर सेकेंड पोजीशन पर एंड फिफ्थ पोजीशन पर जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस इज 2,5 डाई मिथाइल थायोफीन। ठीक है, इस तरीके से ये थे सारे मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायोफीन या फिर थायोफीन डेरिवेटिव्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ थायोफीन। तो रिएक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जो है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर भी 4 अलग अलग तरह के रिएक्शंस जो हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले आती है हैलोजिनेशन। इसके अंदर भी हम स्पेसिफिकली क्लोरीनेशन जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो जब थायोफीन जो है वो रिएक्ट करता है SO2 Cl2 NBS के साथ में, तो उससे
क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट जो है वो मिलता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो थायोफीन जो है वो Cl2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है SO2Cl2 NBS के प्रेजेंस में, तो इससे फाइनली 2-क्लोरोथायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो रहा है। तो जब थायोफीन की रिएक्शंस होती है तो मेनली सेकेंड पोजीशन पर जो है सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन वो भी क्लोरीनेशन करा थायोफीन का, तो उससे 2-क्लोरोथायोफीन जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सेकेंड टाइप की जो आती है वो आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, थायोफीन का नाइट्रेशन हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर वो यूज़ होता है। तो जब थायोफीन नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एनहाइड्राइड के सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो फाइनली 2-नाइट्रोथायोफीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास थायोफीन, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करता है तो फाइनली 2-नाइट्रोथायोफीन का सिंथेसिस कर देता है, ठीक है। तो HNO3 एन एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि CH3COOCOCH3 होता है, तो जब इस तरीके से इसका रिएक्शन होती है ये वाली नाइट्रेशन रिएक्शन, तो फाइनली सेकेंड पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ करके 2-नाइट्रोथायोफीन का सिंथेसिस हो जाता है। नाउ थर्ड रिएक्शन आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर सिंपली क्या होता है कि थायोफीन जो है उसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराया जाता है, जिससे कि थायोफीन 2-सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब सेकेंड पोजीशन पर SO3H जो है वो जुड़ जाता है। नाउ लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। इसके अंदर क्या होता है, थायोफीन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि SnCl4 के अंदर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है, तो उससे फाइनली 2-एसिटाइल थायोफीन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। तो जब थायोफीन जो है वो मिक्सचर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड SnCl4, एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3COOCOCH3 इन SnCl4 से रिएक्ट करता है तो उससे फाइनली 2-एसिटाइल थायोफीन मतलब सेकेंड पोजीशन पर COCH3 जुड़ जाता है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी रिएक्शंस, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफीन। नाउ रिडक्शन रिएक्शन किस तरीके से होगी थायोफीन की, तो रिडक्शन भी जो है वो 2 तरीके से हो सकता है थायोफीन का। तो फर्स्ट रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, थायोफीन को जब NaNH2 के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो उससे क्या होता है 2,3-डाईहाइड्रोथायोफीन एंड 2,5-डाईहाइड्रोथायोफीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये है थायोफीन, जब इसे NaNH2 के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो उससे क्या होगा 2,3-डाईहाइड्रोथायोफीन एंड 2,5-डाईहाइड्रोथायोफीन का सिंथेसिस हो जाएगा। सेकेंड टाइप की जो रिडक्शन रिएक्शन होते हैं इसके अंदर क्या होता है, थायोफीन का रिड्यूस करा जाता है रेने निकल के साथ में, तो इससे क्या होता है इसका डीसल्फराइजेशन हो जाता है, मतलब सल्फर इसमें से रिमूव हो जाता है एंड फाइनली N-ब्यूटेन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो थायोफीन को जब रेने निकल के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो इसका डीसल्फराइजेशन हो जाता है, मतलब सल्फर यहाँ से रिमूव होकर के N-ब्यूटेन मतलब CH3CH2CH2CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये थी सारी रिएक्शंस ऑफ थायोफीन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि थायोफीन एंड उसके डेरिवेटिव्स जो है उसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो थायोफीन एंड उसके डेरिवेटिव्स जो है उन्हें एंटी एलर्जिक के रूप में एंड इन्हें एंटी हिस्टामिनिक भी कह सकते हैं, मतलब एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन इन्हें एंटी बैक्टीरियल के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटी डायबिटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉमन यूजेस। नाउ यहाँ पर कुछ थायोफीन के डेरिवेटिव्स के नाम लिखे हुए हैं, तो इनके क्या क्या यूजेस होते हैं स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर थायोफीन डेरिवेटिव्स के, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज सुप्रोफेन, इसके क्या यूज़ होते हैं, इसे NSAID के रूप में मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में यूज़ करा जाता है एंड ये एनाल्जेसिक मतलब पेन को ठीक करता है एंड एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को ठीक करता है, ये 2 चीज़ें इसकी मेन रहती है। नेक्स्ट इज टिनिलिक एसिड, तो ये जो है ये एक लूप डायूरेटिक एजेंट है एंड ऑल्सो ये क्या करता है कि यूरिक एसिड जो है उसे लो करने में भी मदद करता है, मतलब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कम करने में भी ये जो डेरिवेटिव है थायोफीन का वो मदद करता है। नेक्स्ट इज पायरेंटेल, पायरेंटेल क्या होता है, इसे यूज़ करा जाता है जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हो जाते हैं स्मॉल एनिमल पेट्स के अंदर, उन्हें ट्रीट करने के लिए और उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज टियामेनिडिन, ये जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसे ठीक करने में मदद करती है।
नेक्स्ट है सिफेलोथिन एंड सेफॉक्सिटिन। ये जो है ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं दोनों ही। तो इस तरीके से ये थे मेडिसिनल यूजेस ऑफ थायोफिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हमने थायोफिन जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि उसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, उसके रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, उसके मेडिसिनल यूजेस जो हैं वो क्या क्या होते हैं। नाउ इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। तो यहाँ पर जो 3 कंपाउंड्स हमने इस यूनिट के अंदर मेनली डिस्कस करें, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन, इनकी एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कब होगा। तो जब एक कंपाउंड साइक्लिक होगा, वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन के अंदर होगा, प्लेनर होगा एंड हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा, मतलब उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जब उसके अंदर ये चारों कंडीशंस, चारों प्रॉपर्टीज होंगी, तभी एक कंपाउंड को हम जो है उसे कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, ठीक है। तो पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन, इन तीनों के अंदर ही ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज है। तो इस वजह से पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन तीनों ही जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नाउ हम बात करते हैं इनकी रिलेटिव एरोमेटिसिटी की। तो सबसे पहले जो पायरोल है उसके अंदर जो हेटेरो एटम प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, फ्यूरेन के अंदर है ऑक्सीजन, थायोफिन के अंदर है सल्फर, ठीक है। अब अगर इन तीनों की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन नाइट्रोजन होता है एंड देन सल्फर होता है। अब किसी भी कंपाउंड की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसका डीलोकलाइजेशन जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसके एरोमेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो भी कम होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो एरोमेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो कम होंगे। तो इसका जो है उल्टा हो जाएगा एरोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए। तो एरोमेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सल्फर के अंदर होंगे, देन नाइट्रोजन के अंदर होंगे एंड देन ऑक्सीजन के अंदर होंगे। अगर हम कंपाउंड्स के अंदर देखें तो थायोफिन जो है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होंगे थायोफिन के अंदर, देन पायरोल के अंदर एंड देन फ्यूरेन के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों की एरोमेटिसिटी का ऑर्डर जो है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन इन तीनों की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो इस वजह से ये तीनों बेंजीन से कम एरोमेटिक होते हैं। तो टोटल जो रिलेटिव एरोमेटिसिटी हम बेंजीन, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन की कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है बेंजीन, उससे कम एरोमेटिक होता है थायोफिन, उससे कम एरोमेटिक होता है पायरोल एंड सबसे कम एरोमेटिक होता है फ्यूरेन, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी की। तो एक कंपाउंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि फ्यूरेन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, देन पायरोल हुआ, देन थायोफिन हुआ, ठीक है। बट फ्यूरेन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इससे क्या हुआ कि वो कम रिएक्टिव हो गया देन नाइट्रोजन। तो इस वजह से फ्यूरेन जो है वो कम रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू पायरोल। तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया पायरोल, देन हो गया फ्यूरेन एंड सबसे कम रिएक्टिव हो गया थायोफिन, ठीक है। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बेंजीन से कम होती है, तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन बेंजीन। तो फाइनली जो रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर आया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो पायरोल होता है, देन फ्यूरेन होता है, देन उससे कम थायोफिन होता है एंड बेंजीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं एंड साथ ही साथ जो 3rd यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, वो भी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको यहाँ तक 3rd यूनिट के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।